हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एम्पायर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और हाँ, कल के लिए आई एम रियली 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 वेरी सॉरी। कल मैं वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि कल मेरा एक असाइनमेंट था जिसे कंप्लीट करते करते टाइम का मुझे ख्याल भी नहीं था, इसीलिए रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ। और सेकेंड थिंग, परसों मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, मतलब अपने कामों से ही हो गई थी। और शायद मैं मतलब गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था जो मुझे कहना नहीं चाहिए था। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार। मैं क्या बताऊँ, मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ एंड उसका अगर अच्छे फल नहीं मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा पेन लगता है दिल में। एंड मुझे खुद लगता है कि शायद मैं अच्छी एक्सप्लेनर नहीं हूँ या फिर शायद मैं कोई अच्छी स्टोरी नहीं ला पा रही हूँ आप सभी के लिए। ये सब दिमाग में घूमता फिरता रहता है और डिमोटिवेशन फील होता है मुझे, तो इसीलिए मैंने उस दिन गुस्से में ये सब बोल दिया होगा, तो माफ़ कर देना। और हाँ, वांगशन एफएफ मैं 2 दिन बाद ही लाऊँगी क्योंकि यार मैं शेंगवेन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वो भी 10 दिनों से। और शायद वो लोग भूल भी गए होंगे कि प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, प्लीज़ आप लोग उसे पहले सुन लेना और फिर जाके इसे सुनना, ठीक है। एंड आई एम सॉरी इतना लेट लाने के लिए लेकिन मैंने एक रीज़न दिया था आप सभी को कि यार यहाँ पे एडल्ट कंटेंट होने वाला है, तो मैं कैसे इसे एक्सप्लेन करूँ सबके सामने। लेकिन हाँ, अभी नहीं आने वाला है, लेकिन यार कुछ वर्ड्स होते हैं जो फैमिली वालों को थोड़ा अजीब लगता है, सभी के लिए ही, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इसे एक्सप्लेन नहीं किया था। जैसे देख रही है आप, वंक्शन वाला एफएफ जो है वो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अब ज़्यादा बकवास नहीं कर रही हूँ, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गुरुजी लौट आए थे, वो भी 3 चीज़ें लेकर। एक फ्लूट था और एक करा था और एक स्टेजन टाइगर सील। अब इन तीनों से ही वो लोग येन आयरन को ख़त्म करने वाले थे। यहाँ पे सब कुछ प्लान किया हुआ था। तो यहाँ पे हमें दफन टेली का दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब लोग आए थे वहाँ पे, यानी कि गुरुजी, लैन ई, बासन सैंड्रेन, लैन मैडम लैन, कांगसा सैंड्रेन, सॉन्ग लैन, शाओ शिनचैन, वो सब लोग यहाँ पे आए थे यानी कि दफन टेली पर। तो दफन टेली पर अब वो लोग प्रोसेस शुरू कर देते हैं, यानी कि बीच में लैन ई और बासन सैंड्रेन और गुरुजी थे और वो लोग अपनी प्रोसेस को तैयार करने में बिजी थे। और दूसरी तरफ वो लोग यानी कि सॉन्ग लेन और शाओशिन चिंतन, वो लोग बैरियर को क्रिएट कर रहे थे अपने मैजिकल पावर से। और दूसरी तरफ मैडम लैन, कांगसे सैंडन, वो लोग चारों ओर देख रहे थे। उन लोगों के हाथ में तलवार थी, एक एक करके वो लोग चारों ओर देख रहे थे। यहाँ पे बैरियर क्रिएट 2 लोग कर रहे हैं, यानी कि शाओ शिनचैन और सॉन्ग लैन बैरियर को क्रिएट कर रहे थे। और दूसरी तरफ बीच में, बैरियर के बीच में वो तीनों थे और साथ ही साथ येन आयरन था। अब यहाँ पे चंद्र ग्रहण हो गया था, यानी कि तब मतलब अब ये जो येन आयरन है वो कमज़ोर है, इसीलिए वो ज़्यादा हलचल नहीं कर पा रहा है। हाँ, हालांकि वो छटपटा रहा था, लेकिन वो भी एक बैरियर के अंदर छटपटा रहा था, लेकिन वो बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा था। वही बैरियर है जो बैरियर पहले से लगा हुआ था, वही बैरियर वो तोड़ नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। अब बीच में वो लोग प्रोग्रेस शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे गुरुजी टाइगर सील के साथ अपनी शक्तियों को बैलेंस कर रहे थे ताकि वो येन आयरन के ऊपर अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे लैन ई और बासन सेंडन अपनी जो फ्लूट और करा को अपनी शक्तियों के साथ एडजस्ट कर रहे थे ताकि वो लोग एक साथ येन आयरन के ऊपर वार कर सके। तो सब लोग अपनी तैयारी ले लेते हैं। यहाँ पे जो गुरुजी थी वो अपनी पूरी शक्ति को, जो येन टाइगर सील है यानी कि स्टेजन टाइगर सील, उससे वार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तीनों ही वार करेंगे। यहाँ पे जो चंद्र ग्रहण था वो हो चुका था। अब यहाँ से जो येन आयरन था वो अब और हिल नहीं पा रहा था, एकदम वहीं पे शांत खड़ा था। अब यहाँ पे वो तीनों ही अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करते हैं, लेकिन उस वार को रोकते हुए कोई इंसान बैरियर को तोड़कर येन आयरन को अपने हाथ में ले लेता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे। यहाँ लोग उस इंसान की तरफ देखते हैं, वो इंसान को देखकर सब लोग हैरान हो गए थे
और जब बैरियर टूटा था ना, एक धड़ाम से आवाज़ आया था, और इसकी वजह से जो मैडम लैन थी और कांग्से सन्डन थी, वो लोग जो दूर में खड़े होकर सब जगह पर नज़र रख रहे थे, वो लोग आ गए थे। और यहाँ पे उस इंसान को देखकर लैन ई और मैडम लैन हैरानी से उसे देख रहे थे, और वो और कोई नहीं, लैन चिंगेंजुन थे। वो उस टाइगर सील को अपने हाथ में लिए हुए थे और सबकी तरफ देख रहे थे। यहाँ पे मैडम लैन शॉक्ड होते हुए चिल्लाकर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुमने येन आयरन को अपने हाथ में क्यों लिया है? लेकिन ये सुनकर जो चिंगेंजुन थे वो स्माइल करते हैं और मैडम लैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्योंकि ये मेरे काम आएगा। ये सुनकर मैडम लैन और लैन ई बासन सन्नन और वो गुरुजी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। यहाँ पे मैडम लैन कहती है, क्या कह रहे हो आप इसके साथ क्या करोगे? आप प्लीज़ इसे वापस कर दीजिए। वो चिल्लाकर कहता है, आप शायद इसके वश में हैं, प्लीज़ आप होश में आइए, प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये सुनकर चिंगेंजुन कहते हैं, मुझे पता है ये मामूली चीज़ नहीं है और इसीलिए ये मेरे काम आएगा। मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करना चाहता हूँ, लेकिन ये लैन क्लैन इतना कमज़ोर है कि वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में रूल नहीं कर पाएगा, और मुझे ताकतवर बनना होगा, और जिसमें मुझे ये येन आयरन मदद करेगा और मैं राज करूँगा इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में। ये सुनकर वो मैडम लैन कहती है, क्या कह रहे हो आप राज करना चाहते हैं? ये गलत है, आप ये गलत काम कर रहे हैं और गलत सोच रहे हैं। अब लालच में आके आप आपकी ही मौत अपने गले पर लगा रहे हैं। ये सुनकर जो चिंगेंजुन थे वो कहता है, बिल्कुल नहीं, अब ये येन आयरन कमज़ोर है और यही मौका है, मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा। ये सुनकर जो लैन ई पाउसन सडन कहते हैं, तो मूर्खों की तरह बातें मत करो और येन आयरन हमारे हवाले करो। और गुरु जी भी कहती है, हाँ देखो, चंद्र ग्रहण है, अगर इस बार उसे ख़त्म नहीं किया तो इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तुम जानते भी नहीं हो इसका ताकत कितना है, तुम्हें बर्बाद करके रख देगा वो। तुम उसे वापस करो हमारे पास, देखो अगर उसके वश में हो तो उस वश को अपने आप से कंट्रोल करने की कोशिश करो, और ये येन आयरन मेरे हाथों दो। ये सुनकर जो चिंगेंजुन थे वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं किसी के वश में नहीं हूँ और येन आयरन मैं आप लोगों को नहीं देने वाला हूँ। और ये कह के वो उड़ के जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरुजी अपनी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे चिंगेंजुन के हाथ में एक तलवार था जो लैन क्लैन की पवित्र तलवारों में से एक था। ये देखकर मैडम लैन कहते हैं गुरुजी को, गुरुजी उनके हाथ में जो तलवार है ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये लैन पूर्वजों की तलवार है, ये बहुत पवित्र है और शक्तिशाली है, इससे जो कोई भी बैरियर हो वो तोड़ सकता है और साथ ही साथ ये लड़ाई भी कर सकता है, यानी कि इसके अंदर भी शक्तियाँ है। ये सुनकर गुरुजी उस तलवार की तरफ देखते हैं। वो जो तलवार था वो जेट का बना हुआ था, वो सफ़ेद कलर का था और बहुत पावरफुल लग रहा था, लेकिन टाइगर सील से बिल्कुल नहीं था। लेकिन हाँ, वो इससे लड़ाई कर सकते हैं, इसीलिए वो उस तलवार के साथ जो गुरुजी ने ताकत अपनी शक्ति इस्तेमाल किया था, उस शक्ति को काट दिया था। यहाँ पे जो गुरुजी थी वो थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि शक्ति को काटने से उनके अंदर जो शक्ति जो आधी बची थी वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने टाइगर सील के ज़रिए अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला किया था, जिसकी वजह से वो आधा कमज़ोर तो हो ही चुके हैं, लेकिन वो लड़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो लैन ई बासन सेंडन और जो गुरुजी थी वो चिंगेंजुन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिंगेंजुन कहते हैं, मैं इसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करूँगा और मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करूँगा।
यहाँ पे ये कह के वो उड़ के जाने लगता है, लेकिन वो लोग भी उसे फॉलो करने लगते हैं। लैन ई, बासिन सेंडन, गुरुजी, मैडम लैन और जो कांगसे सेंडन थी वो भी उनको फॉलो करने लगते हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो चिंगोन जिन थे वो मतलब भागते हुए जियांग क्लैन आ गया था। जियांग क्लैन जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, यानी कि यहाँ पे जो जियांग चैंग था उसका बर्थडे था, लेकिन ये बर्थडे उतना बड़ा नहीं था। सिर्फ अपने करीबी कुछ लोगों को बुलाया गया था, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वे चिंगहेन जुन और विंग भी था और साथ ही साथ लैन चिरैन भी था। यहाँ पे अटेंड करने के लिए लैन चिंगहेन जुन को बोला गया था, लेकिन लैन चिंगहेन जुन लैन क्लैन से ये बोल के बाहर निकल गए थे कि उनको कुछ सेक्ट का काम था और इसीलिए जो लैन चिरैन थे वो ही आए थे यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। कुछ करीबी इंसानों को बुलाया गया था क्योंकि आज अमावस्या था, तो वो लोग धूमधाम से कुछ नहीं करना चाहते थे। उस दिन को वो लोग मतलब शांत रहना पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पे जियांग चैंग ज़िद कर रहा था कि वो बर्थडे करना चाहता है विंग की तरह, लेकिन यहाँ पे विंग की तरह बर्थडे नहीं किया जा सकता था क्योंकि अमावस्या था। इसीलिए उन लोगों ने सोचा था कि फैमिली वाले और कुछ फ्रेंड्स को बुलाएंगे इस जियांग चैंग की बर्थडे पार्टी पर। तो यहाँ पे विंग भी आया था वे फेंगमियान के साथ, सॉरी वे चांगसे के साथ। सॉरी मैं गलत बोल देती हूँ, फेंगमियान बोलते बोलते हाँ, मतलब आदत बन गई थी ना, इसीलिए। तो बैक टू द स्टोरी, यहाँ पे जो लैन चिंगेन जुन थी वो यहाँ पे आ गए थे। आने के बाद वो महल के बीच में थे, यानी कि महल के अंदर नहीं, जहाँ पे महल था वहाँ पे ही वो खड़े थे। वो खड़े होकर उन सबको देख रहे थे जो उनके पीछे ही आ गए थे, यानी कि गुरुजी, मैडम लैन, कांगसे सेनरेन और शाओ चिनचैन, सॉन्ग लैन, सब लोग यहाँ आ गए थे और जो चिंगेन जुन थे उनको घेर लिया था। जो चिंगेन जुन थे वो सबकी तरफ देखते हैं और येन आयरन की तरफ देखते हैं। येन आयरन का जो काला जो मतलब धुआं होता है ना, वो धीरे धीरे लैन चिंगेन जुन के अंदर जा रहा था और लैन चिंगेन जुन येन आयरन के कंट्रोल में आ रहा था और ये सब लोग समझ रहे थे, लेकिन लैन चिंगेन जुन ये समझ नहीं रहे थे। वो तो सोच रहे थे कि जो येन आयरन था वो उनके कंट्रोल पर है, लेकिन येन आयरन खुद उसे कंट्रोल कर रहा था। अब येन आयरन लैन चिंगेन जुन के हाथों से ही एक स्ट्रॉन्ग वार करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कमज़ोर था, लेकिन लैन चिंगेन जुन की ताकत यानी कि स्पिरिचुअल पावर और उस तलवार की पावर को मिलाकर वो एक स्ट्रॉन्ग पावर क्रिएट करके सब पर हमला करता है। लेकिन यहाँ पे जो शाओ शिनचैन और सॉन्ग लैन चारों ओर एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, यानी कि उनके चारों ओर बैरियर क्रिएट कर देते हैं और बीच में जो पावर का जो गोला था, यानी कि जो येन आयरन ने वो पावर का जो गोला बनाया था वो जाके उस बैरियर के साथ टक्कर लगने से वो ब्लास्ट हो जाता है और इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है कि सारे जियांग क्लैन वाले डर गए थे। बहुत ज़ोर से धमाका हुआ था, लेकिन जो बैरियर था वो थोड़ा सा क्रैक किया हुआ था क्योंकि ये हमला बहुत पावरफुल हो गया था। लेकिन जो शाओ शिनचैन और सॉन्गलेन थे वो इस बैरियर को मतलब कायम रखने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह से खून भी निकल रहा था, लेकिन वो लोग इस बैरियर को रख रहे थे अपनी पूरी ताकत लगा के। दूसरी तरफ ये जो आवाज़ था ये सुनकर जो जियांग फेंगमियान, फिर जियांग चैंग और यान ली, विंग, बच्चे तो सब लोग डर गए थे। यहाँ पे जो चैंग था वो रोने लग गया था। ऑफ कोर्स वो छोटा है, वो रोएगा ज़रूर, इसीलिए वो रो रहा था। और दूसरी तरफ वे चांग से जियांग फेंगमियान, मैडम यू, वो सब लोग डर गए थे पहले। जो मैडम यू थी वो सारे बच्चों को, विंग को, जियांग चैंग को और यानली को अपने पास खींच लेती है। वो उनको टाइटली हक कर लिया था। यहाँ पे विंग भी डर गया था। ऑफ कोर्स वो भी बच्चा है 10 साल का, वो डर गया था थोड़ा थोड़ा। और दूसरी तरफ जो जियांग फेंगमियान थे वो यू को कहती है, यू तुम जाओ, बच्चों को लेकर रूम में जाओ
और जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर नहीं आओगे। ये सुनकर मैडम यू कहती है पर ये सुनकर जो फेंग मियान थे वो कहते हैं, यू बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम बच्चों को प्रोटेक्ट करना। और हम लोग बाहर जाके देखते हैं आखिर ये कौन सी आवाज़ है। ये सुनकर जो वी चांगसे थे वो भी नोट करते हैं और जो विंग था उसे कहते हैं, बेटा तुम्हें मैडम यू के साथ रहना होगा, अपनी आंटी के साथ, ठीक है। ये सुनकर विंग नोट करता है, लेकिन वो अपने फादर की तरफ देख रहा था। जो वे चांगसे थे वो अपने वे चांगसे थे वो अपने बेटे की सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं होगा, हम लोग देख कर आते हैं। लेकिन विंग का मन नहीं कर रहा था अपने फादर को दूर जाने देने का, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा तो समझता है कि फादर उसकी भलाई के लिए कह रहे हैं, इसीलिए वो हाँ कर देता है। तो यहाँ पे मैडम यू सारे बच्चों को लेकर एक रूम में चले गए थे। दूसरी तरफ जियांग फेंग म्यान, वे चांगसे और कुछ कल्टीवेटर्स जो वहाँ पे आए थे वो लोग भी बाहर जाते हैं। बाहर का नज़ारा देखकर वो लोग हैरान थे। बीच में लैन चिंगेनजुन खड़े थे और जो लैन चिरैन थे वो भी वहाँ पे आए थे, लेकिन लैन चिंगेनजुन को देखकर वो हैरान थे। लेकिन लैन चिंगेनजुन बहुत अलग लग रहे थे। लैन चिंगेनजुन के आइज़ रेड हो गए थे और वो सबको देख रहे थे। यहाँ पे जो गुरुजी थी वो कहती है, होश में आओ, तुम ये क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ जो मैडम लैन थी वो भी चिल्लाकर कह रहे थे, आप होश में आइए, आप यन आयरन के वश में है, प्लीज़ आप होश में आइए। लेकिन जो चिंगेनजुन तो उनके पास किसी का भी आवाज़ नहीं आ रहा था। वो बस अपने यन टाइगर सील को देखते हैं, यन आयरन को देखते हैं और उसके बाद उससे एक बड़ा सा गोला तैयार करते हैं। यानी कि यन आयरन से एक शक्ति मतलब तैयार करते हैं अपने स्पिरिचुअल पावर को मिलाकर। और इस बार वो बहुत फोर्स यूज़ करके उस शक्ति को फोर्स करके सबके ऊपर निशाना लगाता है और वो गोला सबके ऊपर जाके फूटता है और इतना ज़ोर से आवाज़ होता है, सब लोग डर गए थे। यहाँ पे मैडम यू बच्चों को टाइटली हक करके रखे थे, सब लोग डर रहे थे। क्यानली भी रो रही थी और विंग भी रो रहा था। और दूसरी तरफ जो धमाका हुआ था उससे बहुत बड़ा धमाका हुआ था ना, इसीलिए सब लोग ना दूर जाके गिरे थे। लैन चिरैन, चिंगेनजुन भी दूर जाके गिरे थे। और दूसरी तरफ जो जियांग फेंग म्यान थे वो भी दूर जाके गिरे थे। सब लोग दूर जाके गिरे थे। यहाँ पे जो लैन ई, बाओसन सेंटेन और फिर शाओ शिनचैन, सॉन्ग लैन, गुरुजी खुद जाके बहुत दूर गिरे थे। गुरुजी ऑलरेडी कमज़ोर थे, उनकी पूरे बॉडी में खून भरा हुआ था, खून से लथपथ हो चुके थे, लेकिन वो फिर भी उठते हैं। और इस बार वो अपनी अंतर शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी कोर बाइंडिंग की हुई जो पूरी ताकत है वो एक साथ करते हुए अपनी आधी ताकत जो भी था उसे बाहर निकालते हैं और एक साथ जो वे फेंग म्यान तो लैन चिंगेनजुन थे उनके ऊपर वार करते हैं। इस वार से लैन चिंगेनजुन दूर जाके गिरते हैं, लेकिन जो यन आयरन था वो उस वार को सह लेता है, यानी कि अपने चारों ओर एक बैरियर क्रिएट कर देता है। यहाँ पे लैन चिंगेनजुन को वो बचाता नहीं है, वो यन आयरन उसे बचाता नहीं है, वो खुद को बचाता है, क्योंकि वो जो अंतर शक्ति को गुरुजी ने इस्तेमाल किया था उससे हम पहुंच सकती थी यन आयरन को, इसीलिए वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ पे इस बार से जो गुरुजी थी वो अपनी पूरी ताकत खो देते हैं और वो नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। यहाँ पे लैन ई और बाओसन सेन उनके पास दौड़ के जाते हैं, जहाँ पे शाओ शिनचैन और सॉन्ग लैन जो लैन चिंगेनजुन थे उनके ऊपर अपने मैजिक से वार कर रहे थे। उनके पास भी ज़्यादा अब पावर नहीं रही है, क्योंकि वो लोग बैरियर को क्रिएट करने में ही अपनी पूरी ताकत खो चुके थे। अभी भी उनके पास जो सिर्फ शक्तियाँ है उससे ही वो वार कर रहे थे।
जो टाइगर सील था, सॉरी यन मेटल था, वो अब फिर से जो लैन चिंगेंजुन थे उनको वश कर लेते हैं और इस बार उनके ज़रिए और ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ शाओ शिनचैन और सॉन्ग लैन इसे संभालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो गुरुजी थी वो किसी भी तरह लड़खड़ाते हुए उठते हैं, यहाँ पे हेल्प करते हैं लैन ई और बासा सेंडन गुरुजी को, उठते हैं और वो टाइगर सील को लेते हैं। लेने के बाद वो अपनी सैक्रिफाइस कर कर उस टाइगर सील से एक बैरियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे दूसरी तरफ लैन चिंगेंजुन अपनी होश खोकर सब कुछ दबा कर रहा था, जियांग क्लैन को पूरा दबा कर रहा था। यहाँ पे महल में भी आग लग गया था, जहाँ पे मैडम यू और उनके साथ वो बच्चे थे। मैडम यू किसी भी तरह महल से बाहर निकलकर पीछे के दरवाजे से बच्चों को निकाल देते हैं और वो भी बाहर निकल जाते हैं। उन्हें लग गया था कि कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। वो जाना तो चाहते थे लेकिन वो अपने बच्चों को कैसे छोड़ के जा सकते थे। और यहाँ पे विंग भी डर रहा था। विंग ना मैडम यू के हक कर लिया था बहुत ज़्यादा टाइटली, और मैडम यू भी विंग को टाइटली पकड़ लिया था। वो विंग को अपने बच्चे की तरह देखते थे, इसीलिए वो सबको मतलब अपने तीनों बेटों को टाइटली हक किया हुआ था। यहाँ पे दूसरी तरफ जो लैन चिंगेंजुन थे वो हर जगह तबाही मचा रहे थे। यहाँ पे जो वे चांगसे थे वो भी जो लैन चिंगेंजुन थे उनके साथ भी लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को लगा रहे थे और बहुत देर तक लड़ाई चल रहा था। और दूसरी तरफ जो गुरुजी थी वो इस बैरियर को क्रिएट कर रहा था अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके। वो अपने ब्लड को यूज़ कर रहे थे, अपनी ब्लड को यूज़ करके उस बैरियर को क्रिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ जो लैन ई और बासन सेंडन थी वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। जो चिंगेंजुन थे उसे रोकने के लिए सब कुछ दबा हो रहा था धीरे धीरे। ये कुछ होना नहीं चाहिए था, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, ये लैन ई और बासन सेंडन सोच रहे थे और वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। जहाँ पे मैडम लैन और जो कांगसे सेंडन थी वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे उन्हें रोकने की। मैडम लैन वो अपने हैरानी से ना अपने हस्बैंड को देख रहे थे और वो अपनी जो तलवार थी उसे लेते हैं और धीरे धीरे उस अपने हस्बैंड की तरफ जाते हैं। वो मतलब जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे यन लोहा अपनी ताकत दिखा रहा था, तो वो किसी को अपने पास आने की नहीं दे रहा था, किसी को भी पास आने नहीं दे रहा था। तो दूसरी तरफ लैन ई अपनी मैडम लैन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स लैन ई का स्टूडेंट है वो, तो अपनी पूरी ताकत वो लगा ही सकते हैं। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो अपने हस्बैंड की तरफ आते हैं। जो चिंगेंजुन तो वो अपनी जो लड़ाई में बिजी थे, वो ध्यान नहीं दे पाए हैं कि वो उसके पीछे जो उसका ही वाइफ है। लेकिन यहाँ पे मैडम लैन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और साथ ही साथ कांगसे सेंडन भी आगे बढ़ने लगती है और जो वे चांगसे थे वो भी आगे बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन ये सब कुछ ना जो यन मेटल था वो नोटिस कर लेता है। यन मेटल अपनी पूरी ताकत लगाकर सब पे वार तो कर रहा था और दूसरी तरफ मैडम लैन के ऊपर भी वो ज़ोर से वार करता है। यहाँ पे मैडम लैन बहुत दूर जाके गिरते हैं, बहुत पेड़ों के साथ टक्कर के बाद वो नीचे आके गिर जाते हैं। ये देखकर लैन ई ज़ोर से चिल्लाते हैं और दूसरी तरफ जो वार लैन ई को हुआ था, मैडम लैन को हुआ था, ठीक सेम वार वे चांगसे और कांगसे सेंडन के ऊपर भी वही वार होता है और जियांग फेंगमियान के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे जो जियांग फेंगमियान थे वो अपनी जो स्पिरिचुअल पावर थी उससे अपने ऊपर एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था। लेकिन वो बैरियर ज़्यादा ताकतवर नहीं था, इसीलिए वो बैरियर टूट गया। लेकिन उसकी बैरियर तैयार करने से वो ज़्यादा
ज़ख्मी नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो वे चांगसे और कांगसे सेंटर ने बैरियर क्रिएट नहीं किया था, इसकी वजह से वो लोग बहुत दूर जाके गिरते हैं। और दूसरी तरफ ये सब आवाज़ इतनी धमाका सुनकर जो वेन क्लैन थे वो लोग देख रहे थे, लेकिन वेन क्लैन के कुछ लोग और साथ ही साथ जो वेन क्लैन का राजा था वो भी वहाँ पे आ जाते हैं जियांग क्लैन पर, क्योंकि जियांग क्लैन पर जो हो रहा था, आग लगा हुआ था, वो सारे क्लैन देख पा रहे थे क्या हो रहा था। बहुत लोग क्यूरियोसिटी के साथ वहाँ पे आ रहे थे। तो यहाँ पे जो वेन क्लैन था वो भी आ रहा था। वेन क्लैन वहाँ पहुँचकर वहाँ का हालत देखकर हैरान थे, और अभी भी वो लड़ाई चल रहा था। जो वेन क्लैन का राजा था वो भी आगे आता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ पे वेन जो रोहान था वो भी आया था अपने फादर के साथ, और वो भी ये सब देखकर हैरान था, थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे। वो लोग देख रहे थे, लेकिन वेन क्लैन का जो राजा था वो इस युद्ध में ज्वाइन होते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए वो भी मदद करने के लिए आ गए थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। वो देखते हैं कि बीच में जो लैन चिंगेनजून थे वो खड़े थे और सबके साथ लड़ाई कर रहे थे। लैन चिंगेनजून बहुत अलग लग रहा था, लेकिन वो भी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और वो भी लैन चिंगेनजून को रोक रहे थे, क्योंकि लैन चिंगेनजून को देखकर ही लग रहा था कि वो सबके ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन क्यों, इसीलिए वो भी हमला कर रहे थे। और यहाँ पे जो मतलब लैन चिंगेनजून थे वो भी वार करते हैं, और जो वेन राजा थे उनके ऊपर वार करते हैं, वो भी बहुत तेज़ से। वेन जो राजा थे, ठीक है, वेन क्लैन के जो राजा थे वो भी अपने आप को संभालते हैं और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस वार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये येन आयरन की ताकत है, उनकी ताकत से बहुत कमज़ोर, इसीलिए। और वैसे भी वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी अब स्पिरिचुअल पावर पहले जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन वो दूर जाके गिरते हैं। लेकिन फिर से वो वापस उठते हैं और फिर से उन लोगों के साथ वार करने के लगते हैं। यहाँ पे अब सिर्फ जो शाओ शिनचैन, सॉन्ग लैन और वेन क्लैन के कुल प्रमुखी थे, वो लोग लड़ाई कर रहे थे, और लैन ई और बासन सेंडन भी लड़ाई कर रहे थे। दूसरी तरफ गुरुजी एकदम बैठकर अपनी बैरियर को बना रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो वेन रोहान था वो दूर था, इन सब से दूर था। वो अपना जान गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो दूर से सब कुछ देख रहा था। दूसरी तरफ जो वेन क्लैन के जो कुल प्रमुख थे वो लड़ते लड़ते नीचे गिर गए थे, और वो भी गहरी गहरी सांस ले रहे थे, जैसे कि ये वो उनकी आखिरी सांस हो। दूसरी तरफ जो गुरुजी थी वो अपनी जो बैरियर था उसे बना लिया था। वो उठते हैं और उस बैरियर को अपनी जितनी भी शक्ति थी उससे जो येन आयरन था उसके ऊपर मतलब भेजता है, और जो येन आयरन थे वो इस गोले को देखकर रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये इतना पावरफुल हो गया था कि वो जो येन आयरन था वो उस बैरियर के अंदर कैद हो गया था। जो गुरुजी थी वो हवा में उड़ते हैं, उड़ने के बाद अपनी खून को नीचे गिराते हुए जो चिंगेनजून थे उसे श्राप देते हुए कहता है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी मौत ऐसे नहीं होगी, तुम्हारी मौत तुम्हारे बेटे से ही होगी, और आज के बाद तुम मरे हुए होगे लेकिन जिंदा रहोगे, तुम्हारी मौत तुम्हारे बेटे से होगी, ये तुम्हें मैं श्राप दे के जा रहा हूँ। और जिस येन आयरन को लेकर तुम इतने लालच कर रहे थे उसी येन आयरन तुम्हारी मौत का वजह बनेगा। और ये कह के वो उस खून को नीचे डाल देते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। सब कुछ जैसे 1 मिनट में रुक गया था। गुरुजी ने वो श्राप दे दिया था, और उस श्राप के अनुसार जो चिंगेनजून थे वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो मरे नहीं थे, लेकिन वो जिंदा भी नहीं थे, उनको वो श्राप मिल गया था। उन्हें ये श्राप गुरुजी ने दिया था, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए एक ऐसी नींद में चले गए थे
थे, जिससे उसे मतलब वो अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं उठ सकते हैं। वक़्त आने पर उन्हें खुद ही यन आयरन बुला लेगा अपनी तरफ। और दूसरी तरफ ये सब कुछ दबा होते हुए लैन ई और बासन सेंडन देख रहे थे। वो अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे, अब उनके अंदर भी उतनी शक्ति नहीं थी। वो लोग नीचे बैठ गए थे। दूसरी तरफ जो मैडम लैन थी वो मर गई थी, और साथ ही साथ वे चांगसे और कांगसे सेंडन भी मर गई थी। दूसरी तरफ जो जियांग फेंगम्यान थे वो बेहोश हो गए थे, और जो मैडम यू थी वो उन बच्चों को एक सेफ जगह पर रख कर वो वहाँ पे आई थी। और वहाँ का नज़ारा देखकर वो उनकी पूरी बॉडी ना एकदम कोल्ड हो चुकी थी, जैसे कि उनके अंदर से पूरी जो सोल है वो बाहर निकल जाएगा। वो ये सब नज़ारा देख कर एकदम फ्रोज हो गई थी। वो चिल्लाकर अपने हस्बैंड को बुला रहे थे। जो जियांग फेंगम्यान थे वो बेहोश हो गए थे। उनको ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट जिसे लगी थी वो मैडम लैन थी। मैडम लैन बहुत दूर जाके गिरी थी। लैन ई को अब याद आता है मैडम लैन की। वो दौड़ के मैडम लैन के पास जाती है, मैडम लैन के रिस्ट को चेक करते हैं और वो वहीं पे बैठ जाते हैं। मैडम लैन मर चुकी थी। और साथ ही साथ जो बासन सेंडन थी वो भी जो अपनी बेटी थी यानी कि कांगसे सेंडन उसके पास जाती है। वो वहाँ पे मतलब जाने के बाद अपने बेटी के हाथ को चेक करते हैं, वो भी लाइफलेस हो चुकी थी। सब कुछ 1 मिनट में दबा हो चुका था। यहाँ पे वे चांगसे भी मर गए थे, और यहाँ पे सब कुछ ऐसे दबा हो गया था कि देखने में मतलब इतना भयंकर लग रहा था। यहाँ पे जो मतलब लैन क्लैन के जो कुल प्रमुख थे वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। जहाँ पे वेन रोहान वो कहीं पे छुपा हुआ था। वो ये सब देखने के बाद वो अपने फादर के पास दौड़ कर आता है। वो अपने फादर का हाथ पकड़ता है और कहता है फादर फादर आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और ये कहकर वो विंड सोल्जर को बुलाने लगता है, लेकिन जो मतलब वेन रोहान के फादर कहते हैं अब तुम्हें मेरे क्लैन को संभालना होगा, मेरे पास और समय नहीं है। और ये कह के ही ना वो बस मतलब आंखें बंद कर लेते हैं। और दूसरी तरफ वेन रोहान रो पड़ता है। ऑफ कोर्स हाँ, भले ही वो अपने फादर को मतलब ईमानदार देखकर उसे गुस्सा तो आता था, लेकिन वो अपने फादर को खोया है। वो अपने फादर को ऐसे मरते हुए देखकर वो भी रोया था। दूसरी तरफ लैन चिरन जो घायल होकर नीचे गिरा हुआ था, वो मतलब अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया था। दूसरी तरफ जो लैन ई थी वो उठती है। उठने के बाद वो सबको देखती है। उसके बाद वो लैन चिरन को देखती है। वो धीरे धीरे लैन चिरन के पास जाती है और लैन चिरन को अपने स्पिरिचुअल पावर देते हैं। यहाँ पे उनके पास भी उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन वो अपने जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है वो उसे देती है। और उसके बाद जो लैन चिरन थी उसको वही करा देते हैं जो गुरुजी ने दिया था। और वो कहती है इस करा को तुम्हें मैडम लैन की सेकंड बेटे को पढ़ाना होगा, और वो जब 18 साल का होगा तब ये करा उसे पहना देना। ये सुनकर जो लैन चिरन थे वो करे को देखते हैं, और लैन ही कहती है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब हमें वेट करना होगा। गुरु जी के श्राप अनुसार वो दिन दोबारा आएगा और तब हमें तैयार रहना होगा। और ये कह के वो उठ जाती है और वो बासन सेंडन के पास जाती है। बासन सेंडन जो देख रही थी अपनी बेटी को, वो बस अपनी बेटी को एकदम साइलेंटली देख रही थी। लैन ई उसके पास जाती है और बासन सेंडन को उठाती है और कहती है हमें इसे ठीक करना होगा और हमें अब सब कुछ ठीक करना होगा। ये सुनकर बासन सेंडन
नोट करती है और वो उनके हाथ में जो बांसुरी थी वो देखती है। और उसके बाद वो दोनों ही मैडम म्यू के पास जाती है। मैडम म्यू जो मतलब बस नीचे बैठ गई थी ये सब देखकर, जो वासन सन्नी थी, वो मैडम म्यू के पास आती है और वो फ्लूट मैडम म्यू के हाथ में देते हुए कहती है, इसे संभाल के रखना और इसे मेरे ग्रैंड चाइल्ड विंग को देना जब वो बड़ा हो जाएगा। ये सुनकर जो मैडम म्यू थी वो उस बांसुरी की देखते हैं और वो मतलब लैन ई और बासन सेंटन की तरफ देखते हैं। बासन सेंटन कहती है, अब विंग का मदर तुम बनोगी ना तुम मदर। ये सुनकर जो मैडम म्यू थी वो कहती है कि क्या मैं। ये सुनकर जो लैन ई थी वो कहती है, हाँ अब तुम्हें विंग को अपने बेटे की तरह पालना होगा। ये सुनकर जो मैडम म्यू थी वो चुप रहती है और बासन सेंटन कहती है, अब तुम्हारा ये क्लैन ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, तुम्हें मैं वे क्लैन सौंपता हूँ। अब तुम वे क्लैन संभालना, तुम और तुम्हारे हस्बैंड, और चिंता मत करो, तुम्हारे हस्बैंड को मैं ठीक करके जाऊँगा। ये सुनकर जो मैडम म्यू थी वो उनकी तरफ देखती है और जो बासन सेंटन थी वो कहती है, और हाँ मुझे वादा करो तुम विंग को अपने बेटे की तरह ही प्यार करोगे और अपने बेटे की तरह ही पालोगे। ये कहकर वो अपने हाथ आगे करती है। मैडम म्यू कुछ देर उस हाथ को देखती है, उसके बाद वो प्रॉमिस करते हुए कहती है, हाँ मैं विंग को अपने बेटे की तरह पालूँगा, अपने बेटे की तरह हमेशा पाल के रखूँगा और अपने बेटे को अपने दिल से लगा के रखूँगा। ये सुनकर जो लैन ई और बासन सेंटन थे वो नोट करते हैं और वो दोनों अब बीच में आ जाते हैं और जो टाइगर सील था उसे लेते हैं। उसके साथ अपनी जो हाथ है रखते हैं, दोनों ही एक दूसरे के हाथ उस टाइगर सील पे रखते हैं। उसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। उस मंत्र पढ़ने से उस जो टाइगर सील था उससे कुछ नीली रोशनी निकलने लगती है और पूरे क्लैन या फिर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में वो फैलने लगती है और धीरे धीरे सब लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। सब लोगों के दिमाग से ये सब कुछ मिट जाता है, लेकिन जो लोग वहाँ पे थे उन सबको सब कुछ याद था, सिवाय बाकी सब क्लैन्स के। सब भूल गए थे, बाकी सब क्लैन्स भूल गए थे। बस यहाँ पे सिर्फ लैन ई, बासन सेंटन, मैडम म्यू को और जो लैन चिरन थे उन्हें ही याद था। और दूसरी तरफ जो वेन रोहान था उसे भी सब कुछ भुला दिया गया था। यानी कि यहाँ पे लैन ई जानबूझकर वेन रोहान को दिमाग से वो हटा दिया था। उसे पता है कि वेन रोहान कैसा इंसान है, इसीलिए वो सब कुछ भुला दिया था। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ भुलाने के बाद जो बाकी क्लैन्स थे वो लोग तो भूल गए थे, लेकिन यहाँ पे दर्द झेलने के लिए लैन चिरन, मैडम म्यू थे, वो लोग जस्ट रो रहे थे और ये दवाई को देखकर अपने बॉडी में एक शार्प पेन फील कर रहे थे। यहाँ पे सबको भुलाने के बाद जो लैन ई और बासन सेंटन थे वो नीचे उतरते हैं। यानी कि वो लोग ये प्रोसेस करते करते हवा में उड़ गए थे, लेकिन अब नीचे आने के बाद वो जो मैडम म्यू थी, मैडम म्यू के पास आती है और कहती है, सबको सब कुछ भुला दिया है हमने, लेकिन अब तुम्हें ही वे क्लैन का और विंग का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर मैडम म्यू नोट करते हैं और यहाँ पे जो बासन सेंटन थी वो जो मैडम म्यू के हस्बैंड थे यानी कि जंग फेंगम्यान उसे स्पेशल पावर देते हैं और साथ ही साथ उनसे भी उनकी आधी मेमोरी ले लेते हैं। उन्हें पता है कि ये सब मेमोरी उनको याद रहेगा तो शायद उनको भी लालच आ जाएगा, इसीलिए उन्होंने जो यन आयरन था उनके बारे में सब कुछ भुला दिया था। लेकिन मैडम म्यू को सब कुछ पता था और यहाँ पे सब कुछ
तबाह होने के बाद अब यहाँ से हमें ठीक 2 महीने बाद दिखाया जाता है। 2 महीने बाद यहाँ पे वे फेंगमियान ठीक हो चुके थे और वे फेंगमियान अब वे क्लैन को संभालते थे। वे फेंगमियान को कुछ भी याद नहीं था, उन्हें सिर्फ याद था कि वे क्लैन उसका है और उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, यही उनको याद है और वो ऐसे ही इस राज्य को चलाने लगे थे। और दूसरी तरफ विन क्लैन का राजा मरने के बाद विन क्लैन कमज़ोर बन चुका था, क्योंकि विन क्लैन का राजा ही एक पावरफुल राजा थे। लेकिन अब विन क्लैन को मतलब संभालते संभालते बहुत देर हो चुका था। तब तक वे क्लैन इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपना राज बना चुके थे और तब विन रूहान भी कुछ नहीं कर पाए थे। अब यहाँ से हमारी फ्लैशबैक ख़त्म होता है और इसी के साथ आज का पार्ट भी ख़त्म होता है। तो गाइस कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और आई नो आप लोग भूल गए थे कि आगे क्या हुआ था, तो प्रीवियस पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप पहले उसे सुन लेना, फिर जाके इसे सुनना तो समझ में आएगा। तो अभी के लिए यहीं पर बाय बाय।